अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन में, ठीक है, बैंक अकाउंट जब आपने खोलना है ना, तो बैंक अकाउंट जब खुल जाएगा उसमें वो पैसे डालने हैं और वो प्रूफ स्क्रीनशॉट देना उनको भेज देना है नोटार को। लेट सपोज अगर दो पार्टनर थे 50% तो एक ने 250 भेजना है, दूसरे ने 250 भेजना है। अगर इनिशियल कैपिटल 500 था, अगर इनिशियल कैपिटल 25,000 था GmbH के लिए, तो दोनों ने आधे आधे भेजने, ये प्रूफ है कि वो दोनों 50% पार्टनर हैं। जब उनको भेज देंगे स्क्रीनशॉट, तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स आगे भेज देगा रजिस्टर करने के लिए, यानी अथॉरिटीज़ को। तो उसके बाद 10-15 दिन में आपको लेटर आ जाएगा घर की कंपनी रजिस्टर हो गई है। एक और चीज़ बड़ी होती है कि पता नहीं कहाँ से ये डाटा लीक होता है, लेकिन आपको फेक बिल्स भी आते हैं कि कंपनी रजिस्टर हो गया 800 जमा करा दें। ये बड़ा कॉमन है चीज़ जर्नी में, आई डोंट नो क्यों होता है। लेकिन एक और चीज़ ये है कि हाँ, ये लोग पे कर देते हैं। उसके अंदर ये है कि वो एड्रेस आपने देखना होता है कि कहाँ से आया है एग्जैक्टली, और गूगल करके आप देखते हैं कि यार ये कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अच्छा, फिर उसमें ये और रफली कि 800 बिल नहीं होता ना, 150-150 तक होता है। तो दूसरी चीज़ ये जो क्वेश्चन अभी आया था कि एड्रेस, अगर आपके पास अभी ऑफिस नहीं है, आप छोटी सी कंपनी है, आप अपने घर का एड्रेस भी ले सकते हैं। अब घर पे आपको मालिक मकान ने अलाउ नहीं किया अपार्टमेंट पे कि कंपनी का नाम लिखें, ठीक है, तो आप केयर ऑफ करके, यानी लेट्स सपोज जिस तरह मैंने रजिस्टर किया था शुरू में पहली दफ़ा घर पे, तो केयर ऑफ जावेद, यानी एड्रेस है था कंपनी का नेम, केयर ऑफ जावेद, फिर मेरा एड्रेस, ठीक है। तो ये भी आप करके कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, NGO गिवेरबे हर चीज़, ठीक है। तो जब यूजी खोली शेयर होल्डर के साथ हमने, तो उसके इसमें भी 50% शेयर होल्डर को देना पड़ेगा और 50% CEO को देना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर कोई फाइन आता है तो वो दोनों में डिवाइड होगा या लीगली सिर्फ CEO? नहीं, वो कंपनी पे जाएगा ना, कंपनी के खर्चे में से जाएगा ना, हर चीज़ कंपनी में जाएगी। आप लोगों को पैसे उसके बाद निकालने, खर्चे निकाल के, सिर्फ तब पर्सनल जाएगा जब कंपनी बंद हो रही है और नहीं दे सकता, ठीक है। तो लेकिन लीगली CEO इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। शेयर होल्डर्स उतने नहीं होते, CEO रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और वो जिस तरह हम ज़्यादातर CEO अगर दो, आइडियली अगर दो बंदे मिलकर यहाँ खोल में, दोनों ही CEO होने चाहिए। एक बंदा मुल्क से बाहर गया हुआ है तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर या नहीं कर सकते, यहाँ हर चीज़ फिजिकली पोस्ट पे आती है, ठीक है जी। अच्छा, इन केस ऑफ 2 CEO तो अदर वन का भी यहाँ का नेशनल होना ज़रूरी है जी, यहाँ पे उसकी रेजिडेंस होना ज़रूरी है, परमिशन टू वर्क अलाउ अगर है, वो यहाँ नहीं है तो वो एज ए शेयर होल्डर काम कर सकता है। एज ए शेयर होल्डर काम कर सकता है, बिल्कुल। और एज ए शेयर होल्डर का वो प्रोसेस भी बता दीजिएगा, लाइक पाकिस्तान से अगर हमने किसी को शेयर एज ए शेयर, तो वो जाएगा, वो नोटार आपको बताएगा डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट फिल करके नोटरी पब्लिक को टेस्ट करा, मैसी से टेस्ट कराएंगे, और वो डॉक्यूमेंट फिर आप बाय पोस्ट इधर भेजेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, शेयर होल्डर जो है हम वो GmbH में पॉसिबिलिटी है, UG में भी है, या गर्मी में नहीं है? गिवेरबे में भी है, गिवेरबे में उसमें भी है? बिल्कुल, उसको GBR कहते हैं, बिल्कुल उसमें भी है। और इसमें वो जो शेयर होल्डर है, लाइक मैंने स्टार्ट कर दी, उसके बाद अगर ऐड करना हो तो भी आप फिर दोबारा से नोटरी पब्लिक की अपॉइंटमेंट होगी, उसमें चेंजेस होंगी और वो फिर अपग्रेड हो जाएगा सिस्टम। ओके। बाद में भी पार्टनर जा भी सकता है, ऐड भी हो सकता है, शेयर्स पे ज़्यादा हैसल तो नहीं है, लाइक नहीं, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं, ओके ओके। कोई ज़्यादा अच्छा, एज ए शेयर होल्डर जब हम हो जाते हैं तो फिर हाउ इज इट इजी टू गेट वीज़ा टू विजिट हियर? नहीं मिलेगा वीज़ा, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट है 2-3 लाख यूरो फिर शायद मिलेगा, या फिर आप अपने आप को एज एन एम्प्लॉय शो करते हैं अपनी कंपनी का और इतने ज़्यादा टैक्सेस पे करते हैं, फिर मिल जाएगा। एज ए शेयर होल्डर नहीं? एज ए शेयर होल्डर, खाली शेयर होल्डर नहीं मिलेगा ना, ये मतलब कम से कम शेयर होल्डर, क्योंकि देखिए मिनिमम आपको रहने के लिए एक सैलरी चाहिए, उस सैलरी अगर आप अपने आप को दे रहे हैं वर्क वीज़ा पे फिर बुला सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं पे नहीं आ सकते, शेयर होल्डर पे नहीं आ सकते। और अगर फॉर एग्जांपल एक जैसे स्मॉल बिजनेस है एंड माय शेयर होल्डर इज इन पाकिस्तान, तो उसकी सैलरी अगर ब्लू कार्ड के इक्वल हो जाती है, देन ही कैन देन आ सकता है वर्क वीज़ा पे, ओके ओके, बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा फिर ये टाइप्स ऑफ कंपनी होगी। फिर ये कि जिस तरह मैंने कहा कि रजिस्टर करना है गवर्नमेंट में, आपके लोकल ट्रेड ऑफिस में, जिस तरह कहा था जो छोटी कंपनी है वो तो आपने गवर्नमेंट में आप फॉर्म लेके गए, भर के दे दिया, 50 उन्होंने लिए, रजिस्टर हो गई कंपनी, को लेटर आना शुरू हो जाएंगे। फिर दूसरा ऑप्शन ये कि जो UG या GmbH है, जो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी होती हैं, उसके लिए नोटरी पब्लिक वो डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, आप खुद नहीं भेज सकते। और जो भी चेंजेस होंगी, कल को एड्रेस चेंज हो रहा है, कंपनी का नाम चेंज हो रहा है, शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, वो आप खुद नहीं कर सकते, वो नोटरी पब्लिक के थ्रू होगी, ठीक है जी। उसको आप पैसे देंगे 200-250 और चेंजेस होंगी। हमने ये चेंजेस की हैं, मतलब मैंने कंपनी खोली थी जो पहली 2018 में रजिस्टर की थी, हम 2 बंदे थे, CEO भी वो था। 2020 में जाके फिर हम गए, वो उसने वो चला गया छोड़ के, कंपनी उसके घर पे जैसे तो मेरे घर पे शिफ्ट हो गई और मैं अकेला शेयर होल्डर हो गया। फिर उसके बाद दोबारा गया पिछले साल, उसका नाम चेंज करके डीफर्टाइज कर दिया। पहले नाम उसका बवेरिया फोरसाइट UG था, ठीक है।
इसी तरह जो दूसरी कंपनी थी, एक जर्मन लड़के के साथ खोली थी, हम दोनों शेयर होल्डर्स थे, CEO सिर्फ वो था, घर मेरे पे रजिस्टर थी। फिर पिछले साल हम गए और मैंने अपने शेयर उसको गिफ्ट कर दिए फॉर €1 और वो कंपनी उसके पेरेंट्स के घर पे शिफ्ट कर दी, ठीक है, क्योंकि वो मुल्क से ज़्यादा बाहर होता था, लेटर्स वहाँ थे। तो ये पॉसिबल है चेंजेस करना, इस तरह नाम चेंज करना भी पॉसिबल है, अपग्रेड फिर हमने GmbH में करनी थी तो अपग्रेड करना भी पॉसिबल है, ठीक है। ये सेंट्रलाइज्ड है या किसी और डिफरेंट शहर की? नहीं सेंट्रलाइज्ड नहीं, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, हर शहर के अंदर है। अब जब मैंने अपनी कंपनी को बर्लिन शिफ्ट करना है, फिर एक लंबा प्रोसेस मुझे भी उससे गुजरना और पड़ेगा, आप 2-3 जाके करवा सकते हैं? नहीं, वो यहाँ से करवा सकते हैं, क्योंकि जो नोटरी पब्लिक है ना वो पूरे जर्मनी में कर सकते हैं। नोटरी पर बर्लिन जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेज देगा, लेकिन होगा क्या कि वहाँ पे मुझे गवर्नमेंट अब मेल्डिंग करनी पड़ेगी म्यूनिख में, और यहाँ अनमेल्डिंग करनी पड़ेगी, एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, 2-3 प्रोसेसेस हैं। फिर फनांजा म्यूनिख को बताना पड़ेगा, फनांजा बर्लिन को बताना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, इतना अच्छा नहीं है, ईजी नहीं है। SECP में ज़्यादा ईजी है पाकिस्तान में, एक दिन में कंपनी रजिस्टर, ठीक है, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन। एज जर्मन सिटीजन वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी अटेस्टेशन है, क्योंकि मैंने उधर खोली थी कंपनी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, तो वो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई जब मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट क्योंकि नहीं था मेरे पास, क्योंकि खैर वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि अब आपकी थंब प्रिंट चले गए और ID कार्ड चला गया, तो आप सिम कार्ड वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो 12 लैंग्वेज, ठीक है जी, ठीक है, पासपोर्ट चाहिए होता है, एड्रेस चाहिए होता है, छोटा सा एक बिजनेस प्लान चाहिए होता है, ठीक है, रफ सा बिजनेस प्लान आप ChatGPT से जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चाहे आप UG हो यानी जो जिस टाइप की कंपनी, आपको घर कन्फर्मेशन आएगी, फिर बिल आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर फाइनेंस आमद का लेटर खुद से आएगा, फाइनेंस आमद खुद ही ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, आपने नहीं करना, वो आपको लेटर भेजेगा, उस लेटर के अंदर आपने भर के भेजना है कि आप रफली कितना कमा रहे हैं और आपने वैट पे करना है नहीं करना है, इस तरह की रफ एस्टिमेशन उन्हें देंगे। उस रफ एस्टिमेशन की बेस पे फिर आपको ना यही बता रहा हूँ कि एक टैक्स ID जनरेट होगी और फिर बाद में वैट ID आएगी, इसमें सब में 2-3 महीने लग सकते हैं, ठीक हो गया जी। और फिर बिजनेस बैंक अकाउंट, जिस तरह मैंने कहा कि जो बिजनेस बैंक अकाउंट आपने लाजमी खोलना होगा अगर UG या GmbH है, अगर तो गिवेरबे है तो लाजमी नहीं है, आप प्राइवेट बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और वैट जिस तरह मैंने कहा चॉइस है, ठीक है, रफली ये चीज़ें हम बिजनेस रजिस्ट्रेशन की बात की, रफली कंप्लीट हो गई, ठीक है जी। अच्छा जी, पहले साल में क्या करना है, लेट्स सपोज आपकी कंपनी रजिस्टर होगी, ज़ाहिर है अब आपने उसको फिर कुछ सेल करने के लिए थोड़ी मार्केटिंग करनी है, उसके बाद फिर टूल्स यूज़ करने हैं। अच्छा, अब ये कि जब आपने कोई भी बिल जनरेट करना है, उसको लीगली कंप्लाइंट बिल होना चाहिए ना, उसके लिए एक ऑप्शन ये है कि आप, अगर आपको लगता है आपने बहुत कम सेल करना है, आप नेट से टेम्पलेट्स डाउनलोड कर लें वर्ड फॉर्मेट में, और उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करके तो आप कस्टमर को भेज दें। लेट्स सपोज आपने सॉफ्टवेयर का बिल है, आपने महीने में एक क्लाइंट था, उसका सॉफ्टवेयर वेबसाइट बना ली, ऐप बना ली, ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने नेट से टेम्पलेट डाउनलोड किया वर्ड फॉर्मेट में, उस पर अंदर कस्टमर की डिटेल्स डाल दी, और उसके अंदर बिल में होना क्या ज़रूरी है, आपकी बिजनेस डिटेल्स, टैक्स नंबर होना ज़रूरी है, बैंक अकाउंट होगा जहाँ वो पे करेगा, और आपका एड्रेस, चंद एक चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है जी। और 19% वैट आपने चार्ज करना नॉर्मली, स्टैंडर्ड केसेस में तो आप 19 मतलब बिजनेस स्टैंडर्ड में हमेशा 19% होगा नॉर्मली, वो आपने चार्ज करना है, ठीक है। अच्छा जी, और वही बात है कि कुछ आपने ये ध्यान रखना, कुछ खर्चे आएंगे नॉर्मल टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में, कुछ खर्चे नहीं आते नॉर्मली। अगर सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया होता पहले से, आप कस्टमर से थोड़ा सा एडवांस लेते हो, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड है। लेट्स सपोज आप उससे कुछ एडवांस और कुछ बीच में और कुछ बाद में ले लेते हो, या फिर अगर आप 6 महीने का प्रोजेक्ट पर मंथ लेते हो, उसमें से फिर आप पाकिस्तान में अगर डेवलपर रखे हैं तो उनको आप पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान से भी फिर बिल जनरेट करना, फिर यह कि बहुत सारे बैंक से यहाँ पे पाकिस्तान में आजकल बिजनेस पेमेंट्स नहीं हो रही, अलाउ नहीं है बिजनेस पेमेंट, ज़्यादातर बैंक्स नहीं करते पाकिस्तान में, ये भी एक प्रॉब्लम बहुत चल रहा है। आप प्राइवेट बैंक से कर लेते हो, लेकिन जर्मन बैंक अकाउंट से बिजनेस पेमेंट पाकिस्तान में नहीं हो रही बिजनेस अकाउंट्स में, ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके लिए भी आपको वर्क अराउंड ढूंढने पड़ते हैं, डिफरेंट सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, लेकिन वो भी स्टैंडर्ड है। जब आप बिजनेस में आएंगे तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। शारिक, अगर जो पाकिस्तान का डेवलपर है वो इनवॉइस में वैट ना डाले और हम वैट चार्ज कर रहे हैं तो इसमें इशू तो नहीं? क्योंकि पाकिस्तान वाले ने तो डालना नहीं है, उसको डायरेक्ट आपने पे करना है उसकी अमाउंट, और आपकी कैलकुलेशन इस तरह जो कस्टमर से लिया है वो वैट आपने वो कैलकुलेट ही ना करें अपने दिमाग में, वो तो आपने हुकूमत को देना है।
आप कस्टमर से बात ही आप नेटो प्राइस, नेट विदाउट वैट प्राइसेस में कुछ नेट प्राइसेस कहते हैं। लेट्स सपोज 1000 यूरो का बिल है कस्टमर को, तो उसमें से 500 डेवलपर को दे दिया, जो 1000 से ऊपर वैट है ना, तो आपने जो कस्टमर से जब बात कर रहे होते हैं ना प्राइसेस की, 50 यूरो एन आवर, 80 यूरो एन आवर, वो हमेशा वैट के बगैर होती है। अब बिल में ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वैट डालते हो, और वो हुकूमत के हैं, वो देने हैं। यहाँ पे आपने किसी से काम करवाया तो वो आपने उधर वैट पे किया हुआ है तो वो माइनस होगा, लेकिन इसमें नहीं, इस केस में नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मली लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ये सेफ डेस्क या लेक्स ऑफिस 2 टूल्स हैं। इनकी मेंबरशिप अराउंड 10 यूरो मंथ होती है। मैं तो ये यूज़ करता हूँ क्योंकि बिल ताकि ख़राब ना हो। उसके अंदर आप, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा भी वो टूल। उसके अंदर ये होता है कि आप उसके अंदर बस जो भी आपके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव कर लेते हो, नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह, और फिर उसको सिलेक्ट करके कहते हो इसका जो है ना ऑफ़र बना दो, आगे बहुत ऑफ़र बना दो। उसके अंदर आप डिफरेंट आइटम्स डालते हो और वो ऑटोमेटिकली बड़ा प्यारा फॉर्मेट, जर्मन कंपैटिबल, लीगल कंपैट, आप कस्टमर को भेज देते हो। कस्टमर उसमें से कहता है मुझे हाँ ये 10 में से 4 सर्विसेज चाहिए, तो आप उनको सेलेक्ट करते हो और 1-2 क्लिक से ही फिर वो ऑफ़र को आप ऑफ्तराग में कन्वर्ट कर देते हो। आगे बहुत ऑफ़र को कहते हैं, ऑफ्तराग मतलब कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो भी जो बन जाता है, और फिर वो उसको भेज देते हो। और फिर 1 क्लिक से ही ना, तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छा रह जाता है। 1 क्लिक से ही फिर आप उसको बाद में जब हो जाता है ना काम कंप्लीट, तो आप उसको रेशनूम में यानी इनवॉइस में कंप्लीट कर दे, क्लिक में चेंज कर दो, या उसे कहते हैं टाइल रेशनूम। यानी कि लेट्स सपोज कस्टमर से बात ही 10,000 यूरो का काम है, तो आप कहते हो कि 20% मैंने पहले लेना है, दरमियान में लेना है, आधा लेना है, तो वो एक दो क्लिक से ही ना वो 20% बिल बना देता है। फिर बाकी में तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये 10 यूरो का पर मंथ होता है, और पर मंथ ये कैंसिल हो सकता है, कोई साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आप ले लें 10 यूरो में, तो बहुत सारी हेडेक आपकी बच जाएगी, बहुत सारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि आप लोग जॉब्स भी कर रहे हैं। तो ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, और ये आपके बैंक अकाउंट से भी ज़्यादातर केसेस में कनेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये लाजमी लें, तो फिर ये 19% और ये सारा वो ऑटोमेटिकली करके आपको बिल बना के देता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें एस्टिमेट्स आपने क्या रखने हैं। जिस तरह मैं एक कोवर्किंग स्पेस में बैठा हूँ, इसका खर्चा आ रहा है, ठीक है, ये चंद एक खर्चे छोटे मोटे हो सकते हैं। आपको टैक्स जब इनकम ज़रा बेहतर होना शुरू करते हैं तो कंपनी की आप गाड़ी ले सकते हो लीजिंग पे, जो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट 20% वैट तो वापस आ ही रहा है, और बाकी भी चीज़ें वापस आती हैं। तो इस तरह के टैक्स बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो वैसे आप जॉब में लोगे, लीजिंग में या गाड़ी वैसे लोगे, तो उसमें तो मतलब आप पहले आपने अपनी सैलरी में सारा टैक्स पे कर दिया, उसके बाद जो पैसे हैं उसमें से आप चीज़ ले रहे हो। इस केस में फ़र्क ये है कि एज अ बिजनेस ओनर कस्टमर ने जितना भी पे किया उस पर कोई टैक्सेस पे नहीं किए। उसके अंदर मेन प्राइस में से आप गाड़ी की किस्त दे रहे हो, और उसमें भी 20% तो डिस्काउंट वैसे ही समझ लो ना, वैट का कंसिडर ना करो, पीछे पहले 80% बच गई उसमें से भी। यानी वैसे जब जॉब पे होते तो टैक्स कटने की, लेट्स सपोज ये सैलरी थी ग्रॉस, ये ब्रूट नेट हुई, इसके बाद आपने उसमें से गाड़ी ली तो पैसे ही आपके पास कम बचे, लेकिन इतने ही पैसे अभी आपको आए तो उसमें 20% डिस्काउंट वैट का निकाल लो, वो कंसिडर ना करो। उसके बाद कंपनी की गाड़ी ली, और एंड में जो बाकी पैसे बचे उसमें से टैक्स देना है सिर्फ। तो इस तरह के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ोन के बिल हो गए, आप फ़ोन का बिल इसमें प्राइवेट फ़ोन का बिल इसमें डाल दें, क्योंकि आप अगर वही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। गाड़ी का इसमें डाल दें, लैपटॉप का डाल दें, होम ऑफिस करें तो उसमें भी कुछ बिल ऐड हो जाता है, कुछ पैसे ऐड हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं इसमें। तो अगर ऑलरेडी हमने जैसे लैपटॉप ऑलरेडी हमारे पास है कंपनी स्टार्ट करने से पहले, तो उसको ऐसे डाल सकते ये मैं ना हर चीज़ का 100% श्योर नहीं हूँ, इसलिए हाँ एक और बात, स्टोर बराटर आप लोग रखें, टैक्स कंसल्टेंट रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें खुद जो करेंगे ना ज़्यादा ख्वारी। लेट्स तो आप कस्टमर को 80 यूरो चार्ज करें, स्टोर बराटर आपसे अगर 50 यूरो ले रहा हो, पहले से ही रख लेगा कि टैक्स कंसल्टेंट आपको सारी चीज़ें बताएगा, उससे डिस्कस करें ताकि टाइम बच जाएगा, ये फाइन्स नहीं आएंगे जो मुझे आए थे, या और टाइम एट द एंड ज़्यादा ज़ाया होता है। ठीक है ना, और चैट जीपीटी से बड़ी हेल्प हो जाती है, उससे भी आप पूछेंगे ये सिनेरियो क्या मिलेगा, उसको सारे केसेस पता होते हैं, आपको नहीं पता, लेकिन वो कहेगा अच्छा गाड़ी का इतना डाल सकते हैं। गाड़ी अगर पहले से ली हुई है तो एक और तरीका ये होता है कि आप कहीं भी प्राइवेट गाड़ी को यूज़ कर रहे हो ना, कहीं पे भी जाने के लिए, तो वो एक स्टैंडर्ड एक फॉर्म होता है, वो फिल करके कि लेट्स सपोज मैं यहाँ से म्यूनिख गया और वापस आया, 500 किलोमीटर जाने के लग गए, 500 किलोमीटर आने के 1000 किलोमीटर, और एक 35 सेंट्स पर किलोमीटर आप चार्ज आप ना अपने आप को रिफ़ंड करते हो पर किलोमीटर। ये भी आप अगर गाड़ी नहीं ली लेकिन प्राइवेट गाड़ी यूज़ कर रहे हो तो ये सारी कॉस्ट आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये बस फॉर्म फिल करके साइन करके अपने पास रखी जाए, दैट्स इट। तो ये भी फ़ायदा है। फिर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं कहीं मीटिंग करने, होटल ले रहे हैं कहीं भी, वो सारे भी ऐड हो जाएंगे। तो कुछ और अमाउंट होती है पर डे बिजनेस ट्रिप की, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे इसमें फ़ायदे हैं। ठीक है ना, और ये जो सारी चीज़ें हम कंपनी के बिहाफ पर ले रहे हैं, तो कंपनी क्लोजर पे इसका क्या होगा, और
कंपनी क्लोजर पे ये होगा कि बैंकरप्ट हो गया, जो भी होगा, ये तो ले ली ना, ये तो पैसे जो जो प्रॉफिट में से ही देना है ना। अगर प्रॉफिट ज़ीरो कमाया तो ये सब देंगे तो ये वापस कुछ भी नहीं मिलेगा आपको गवर्नमेंट से, क्योंकि जब कमाया ही नहीं है तो प्रॉफिट में से होगा ना। क्लेम तब करेंगे जब प्रॉफिट में से है। लेट सपोज आपने नॉर्मल सैलरी से साल में कमाए 60,000 यूरो, कंपनी से जो कमाया उस पर टैक्स अभी नहीं दिए, वो साल के एंड में देने थे। कंपनी से आपने लेट सपोज 10,000 यूरो कमाया, कोई टैक्सेस नहीं दिए थे, तो 60 इनकम थी, उस पर टैक्स दिए हुए थे, प्लस 10,000 यूरो कमाए, 70,000 में से वो फिर फाइनेंस आपको देंगे तो वो फिर कहेगा अच्छा अब इतना टैक्स दे दो, क्योंकि नहीं दिए हुए थे। रफली आप माइंड में 60% तक रखें कि आप नहीं 40% तक टैक्सेस के रखें माइंड में। लेकिन उसके अंदर ये सारी कॉस्ट माइनस, लेट्स सपोज 10,000 कमाया था, उस 10,000 में से आपने 5,000 कॉस्टों में दिखा दिया, तो पीछे जो 5 बचा उसमें टैक्स देना है सिर्फ। मैं अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि बैंकरप्सी के केस पे गाड़ी चली जाएगी या हमारे पास रहेगी फॉरेन? चली जाएगी ना, चली जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली यूजी के केस में आपको गाड़ी देंगे नहीं, ओके, वो नहीं देंगे गाड़ी, वो आपको गवर्बे के केस में दे देंगे। नॉर्मल गवर्बे है ना आपकी, क्योंकि लेकिन वो कहेंगे प्राइवेटली अगर आप और नौकरी कर रहे हैं, आपकी इनकम है तो दे देंगे, GmbH में दे देंगे, लेकिन यूजी के केस में वो गाड़ी देंगे ही नहीं आपको। वो कहेंगे इसकी तो इनकम ही नहीं है तो हम कैसे इसको दे दें। गवर्बे के केस में भी वो अगर सिर्फ गवर्बे कर रहे हैं तो वो नॉर्मली 6 मंथ्स का देखते हैं कि रिकॉर्ड कि 6 मंथ पुरानी है, इनकम आ रही है कि नहीं, फिर देते हैं। और यूजी के केस में अगर हमारी लिमिट GmbH की होगी और हम नहीं कन्वर्ट करवाना चाह रहे किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या वो उसके देखेंगे और फिर भी कुछ साल नहीं वो GmbH ये हर कंपनी की डिफरेंट पॉलिसी है। तो बहरहाल ठीक है, आगे चलते हैं, फिर वापस आएंगे इसमें। अच्छा जी, आपने ना हर साल में ना फिर टैक्स डिक्लेरेशंस करनी होंगी साल के एंड में। गवर्बे के केस में आसान है, आपने बस बैलेंस शीट बनाई और 2 फॉर्म होते हैं नॉर्मल गवर्बे के केस में, वो आप एल्सर पे आराम से फिल करके भेज सकते हैं खुद से भी, सिंपल बैलेंस शीट है ना, वो आपकी इनकम के साथ ऐड होगी। लेकिन जो यूजी या GmbH के केस में ना बेशक सेम एक बैलेंस शीट है कि ठीक है मैंने लेट्स सपोज जॉब के साथ इजाफी 40,000 कमाया है, उसके ऊपर ये कॉस्ट थी, कॉस्ट में रेवेन्यू 40,000 था, कॉस्ट 10,000 थी, पीछे 30,000 बचा, ये आपने सारा कैलकुलेट कर लिया, सारी चीज़ें संभाल ली। रसीदें मैं कहूँगा गूगल ड्राइव में भी संभाल लें, और जो रसीदें हैं वो सारी फिजिकली भी संभाल लें, 10 साल तक संभालनी होती हैं चीज़ें, तो वो अपने चीज़ें संभाल के रखें डबल, एक तो डिजिटल भी और फिजिकल भी, कोई अलमारी ले लें कि हाँ ठीक है इसमें मैं संभाल, क्योंकि 10 साल तक वो पीछे से रिकॉर्ड मांग सकते हैं आपसे कभी भी। तो उसके अंदर ये है कि वो रसीदें मांगेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है 4 साल बाद कहते हैं पीछे रिकॉर्ड दिखाओ, अगर लगे कि घपला किया है या जो भी, लेकिन आसान है, ठीक है, वो संभालते जाएं। और जो साल के एंड में ना 3-4 किस्म की टैक्स डिक्लेरेशंस करनी है, लेकिन एक टैक्स डिक्लेरेशन नॉर्मली वो हर महीने ही करनी होती है, और वो एल्स्टर पे आप खुद भी कर सकते हैं, वरना स्टोर ब्राटर कर सकता है टैक्स कंसल्टेंट। वो ही होती है जो वैट होता है ना, जो वैट आपने कस्टमर से लिया ना वो हर महीने ही देना है। और अगर आपने लेट्स सपोज कमाई कुछ नहीं है और आप तो फिर वो लेटर आपको दे सकते हैं कि साल बाद कर लो, लेकिन वो फाइनेंस होता है कि साल बाद करो या क्वार्टरली करो। नॉर्मली अगर अच्छी इनकम है तो हर महीने करनी है, वो आसान होता है। वो ये होता है कि आपने लेट्स सपोज कस्टमर से ज़रा आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, कस्टमर से आपने सेल की 10,000 यूरो इस महीने में, उसके ऊपर 19% वैट है, लेकिन आपने और कहीं से चीज़ें खरीदी हैं 5,000 यूरो की, उस पर वैट दिया हुआ है, तो जितना वैट आपने कस्टमर से लिया वो पूरा नहीं पे करना, जितना वैट का डिफरेंस पे करना है। लेट्स सपोज आपने कस्टमर से जो लिया था वो इतना था, और ख़ुद आपने जो चीज़ें खरीदी हैं उसमें भी वैट पे किया, वो माइनस करके जो बचता है वो फिर देना है, वो साथ साथ ट्रांसफ़र करते रहना है हर महीने। लेकिन जो साल के एंड में जो डिक्लेरेशंस हैं वो फिर वैट तो ख़त्म हो गया ना, वैट तो ऊपर था, तो आप वैट के अलावा जो कमाई की है ना उसके ऊपर टैक्सेस पे करने के लिए डिक्लेरेशन के फॉर्म एल्सर पे खुद भी जमा कर सकते हैं, मैंने खुद जमा करवाए थे। उसके अंदर एक होता है गवर्बे स्टोर क्लियरिंग, गवर्बे कहते हैं यही जो कंपनी रजिस्टर है, कंपनी रजिस्ट्रेशन, फिर एक कॉर्पर शॉफ्ट होता है क्लियरिंग, ये 2 किस्म के हैं। फिर एक तीसरा सेंट्रल, ये तो इधर एक सेंट्रल अथॉरिटी को आपने ई बिलांस करके कहते हैं उसे, वो अपना बैलेंस जो भी था बैलेंस शीट जमा करानी होती है, ठीक है। जो मुझे फाइन आया था वो इस तरह था कि मैंने ये सारे करा दी तो बैलेंस वाला रह गया था, भूल गया, मुझे पता नहीं चला, फिर लेटर आए थे इग्नोर कर दिए, ठीक है। तो अगर आपने साल के बाद कुछ भी नहीं किया तो वो खुद ही अज्यूम करते हैं कि ठीक है मिनिमम 10,000 तो कमाया है, तो 10,000 के हिसाब से वो आपको ये सारे 15 मतलब बिल छिल भेज देते हैं, ठीक है। और या बाद में भी क्लियर कर सकते हैं, कोई गलती हो जाए कि नहीं ये गलती हुई है, फ़ोन पे भी रिस्पॉन्स करते हैं वो लोग, मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, ठीक हो गया। लेकिन फ़ोन पे वो जर्मन ही बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते नॉर्मली, ठीक है, तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक हो गया जी। और वही बात है कि एनुअल टैक्स डिक्लेरेशंस करनी है, और प्रॉपर रिकॉर्ड्स अपने पास करनी है, और फाइनेंस साहब से घबराने की मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है,
जब भी वो लेटर भेज देते हैं, लेकिन आप उनको सही करवा सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ख़त लिख सकते हो, अब आप उसको फ़ाइन ज़्यादा है या टैक्स ज़्यादा है उसको किस्तों में करवा सकते हो, फ़ोन पे वो आपकी बात सुन लेते हैं, लेटर्स पे बात सुन लेते हैं। अगर आपको जर्मन नहीं आती तो जो लेटर आया उसका लेटर का जवाब टैक्स चैट जीपीटी की मदद से उसको लेटर को समझें और उसका जवाब बनाएं और पोस्ट कर दें, ठीक है, तो सही हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब